गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम पढ़ रहे थे WM डेविस का मॉडल, अपरदन से संबंधित WM डेविस का अपरदन का मॉडल पढ़ रहे थे। इसमें हमने पढ़ा था, डेविस ने हमें समझाया था अपने मॉडल के द्वारा कि किसी भी स्थलीय भाग की 3 अवस्थाएं होती है अपरदन की: तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था। और ये तीनों अवस्थाएं जो है चक्रीय अवस्था है। पहले स्थलीय भाग जो है उनका उत्थान होता है, उसके बाद में उसका अपरदन प्रारंभ होता है। डेविस के जो मॉडल की जो आलोचनाएं करने वालों में सबसे आगे जिनका नाम आता है वो है वॉल्टर पैंक। वॉल्टर पैंक ने डेविस का जो मॉडल था उसकी आलोचना का सबसे प्रमुख जो हथियार माना था वो था कि इनका मॉडल जो है भौगोलिक चक्र, किसका, डेविस का जो अपरदन चक्र था, उन्होंने अपने मॉडल का नाम आपको मैंने बताया था भौगोलिक चक्र, जियोग्राफिकल साइकिल के नाम से उसको जाना जाता है कि यह समय आधारित मॉडल है और पृथ्वी के स्थल रूपों के निर्माण में हम समय को बहुत अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो पैंक ने अपने मॉडल जो दिया उस मॉडल का नाम दिया उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम। मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम से मतलब है स्थल रूपों के विकास की अवस्था। यह स्थल रूपों के विकास का मॉडल है कि किसी भी स्थलीय भाग का निर्माण हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, ना कि ये चक्रीय स्थिति है। इसलिए उन्होंने अपने मॉडल में साइकिल शब्द को हटा दिया और मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम शब्द को एनालाइज उसके बारे में समझाने की कोशिश की। पैंक का जो मॉडल है उस मॉडल में उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो कोई भी धरातलीय भूभाग होता है वह पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य शक्तियों के परिणाम स्वरूप उनका निर्माण होता है और उनके ऊपर विवर्तनिक शक्तियों का प्रभाव होता है। विवर्तनिक शक्तियों से तात्पर्य प्लेट टेक्टोनिक जो इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, उसके आधार पर उसका प्रभाव स्थल रूपों के निर्माण पर पड़ता है। तो कोई भी स्थल रूप जो है वो विवर्तनिक शक्तियों का परिणाम होता है। जबकि डेविस ने क्या कहा था, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था के प्रतिफल होते हैं। और ये क्या बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी स्थल रूप जो है विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम होते हैं। डेविस ने अपने मॉडल में, हालांकि डेविस जो है बहुत ज़्यादा इनको हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी भाषा में बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग किया है। तो जब इसका मॉडल का अनुवाद किया गया तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन लोगों को समझ में नहीं आया। कुछ जो टिपिकल वर्ड्स थे उनको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं मिल पाए। तो जो मॉडल है पैंक का वो बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं है, बल्कि इसकी काफ़ी जो है आलोचनाएं होती हैं। ख़ास तौर से काफ़ी डिफ़िकल्ट उन्होंने भाषा के प्रयोग के द्वारा बना दिया है। ये आप देखिए, इन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ जर्मन भाषा का प्रयोग किया है इसलिए लोगों ने इसको ज़्यादा नहीं समझ पाए और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए, भ्रांतियाँ उन लोगों में उत्पन्न हो गई। तो डेविस ने क्या किया, पैंक ने क्या किया, डेविस का जो चक्रीय सिद्धांत था उसमें उन्होंने अवस्था शब्द का प्रयोग किया था। अवस्था से मतलब था, तात्पर्य था टाइम। तो अब ये टाइम को तो इनको रखना ही नहीं था, इन्होंने बिल्कुल टाइम बाउंडेड नहीं किया कि कोई भी स्थलीय भाग जो है उनका समय से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ स्थलीय भाग के विकास की अवस्था होती है। तो इसलिए उन्होंने अवस्था के स्थान के उन्होंने इंटरकलुंग शब्द का प्रयोग किया। जो डेविस के तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था 3 अवस्थाएं थी, उसके स्थान पर इन्होंने जर्मन भाषा का शब्द का प्रयोग किया जिसको नाम था इंटरकलुंग शब्द। इंटरकलुंग शब्द। अब अपन देखते हैं इनकी इन्होंने 3 स्टेजेस बताई हैं। आप इनका मॉडल देख लीजिए। इसमें देखो आप, इस तरफ तो इन्होंने लिया है ऊंचाई और इस तरफ धरातल की ऊंचाई और इधर है धरातल से ऊपर की तरफ ऊंचाई। अब इन्होंने देखिए, आप इस मॉडल में इससे 3 स्थिति दिख रही है। ये देखिए उत्थान हो रहा है, ठीक है।
और उत्थान के साथ साथ अपर्दन भी हो रहा है। ये रहा, ये कट रहे हैं ना, ये अपर्दन भी हो रहा है। उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं किनके अनुसार? पैंक के अनुसार। तो पैंक ने अपने मॉडल में जो परिभाषा दी उन्होंने अपनी पैंक के अनुसार, स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था के प्रतिफल न होकर उत्थान की दर, अपर्दन की दर एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच के अनुपात का प्रतिफल होता है। यानी कि जो डेविस का जो मॉडल था उसके अगेंस्ट उनकी परिभाषा क्या है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होते हैं, ऐसा कहा था डेविस ने। लेकिन इनका प्रतिफल ना हो करके जो स्थलीय भाग का उत्थान हो रहा है एवं जो अपर्दन हो रहा है, इन दोनों के बीच का जो अनुपात है उसका प्रतिफल होते हैं स्थल रूप। यानी कि कोई भी भाग ऊपर उठ रहे हैं और साथ में इस पे नदी पवन काम कर रहे हैं, अपर्दन अपक्षय घटनाएं हो रही हैं, तो ये ऊपर भी उठ रहा है और साथ में इसकी अपर्दन की शक्तियाँ भी इनमें काम कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने अपने मॉडल में 3 अवस्थाएं बताई हैं और तीनों अवस्थाएं जो है अवस्था के स्थान पर उन्होंने इंटरकूलिंग शब्द का प्रयोग किया है। और अपने मॉडल में इन्होंने कहा है कि उत्थान और अपर्दन साथ साथ चलते हैं, जबकि डेविस ने क्या कहा था? उत्थान पूर्ण होने के बाद में ही अपर्दन प्रारंभ होता है। तो डेविस पैंक के अनुसार उनका जो पहला स्टेज है उसका नाम है आफस्ति जिंडे इंटरकूलिंग। इसका तात्पर्य होता है कि स्थल रूपों का विकास तीव्र गति से प्रारंभ होता है। विकास से तात्पर्य उत्थान, स्थलीय भाग का जो उत्थान है वो हो रहा है और उत्थान की गति फिलहाल मंद गति से है और उसके बाद में कुछ समय बाद में उत्थान जो प्रारंभ में तो मंद गति से होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उत्थान की गति बढ़ने लगती है। जब उत्थान की गति बढ़ रही है तो वहाँ पर जो नदियाँ हैं उनकी गति तीव्र हो जाती है। यानी क्योंकि जब ऊंचाई पे कोई नदी बहती है तो उसमें ढाल में तेजी होने के कारण नदी की गति में वृद्धि हो जाती है। तो नदियों की गति में वृद्धि होने के कारण घाटी का जो काम है, गर्तन, जो कल मैंने बताया था कि ड्रिल, जैसे ये नदी है, अगर यहाँ से नदी बह रही है तो यहाँ से पानी, जैसे अपन देखते हैं ना कि पानी जैसे हैंडपम्प वगैरह पे भी होता है, जहाँ पानी टप 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 गिरता रहता है जिस जगह पर, उस जगह पर पानी के जगह छेद हो जाता है उस जगह पर। तो वैसे ही यहाँ पर लगातार नदी यहाँ से जब निकल रही है तो नदी के साथ जो शिलाखंड होते हैं इसको काटना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये जो ढाला होता है इस तरीके से कटना प्रारंभ हो जाता है। तो नदी जो है घाटी को गहरा या गर्तन का काम प्रारंभ कर देती है पहली अवस्था में, जहाँ पर उत्थान भी चल रहा है और अपर्दन भी प्रारंभ हो गया है। लेकिन घाटी में जो उत्थान का काम हो रहा है वो इतना तीव्र नहीं होता है जितना कि अपर्दन का काम इतना तेज नहीं होता है जितना कि उत्थान होता है। यानी कि उत्थान तो तीव्र गति से हो रहा है और अपर्दन मंद गति से हो रहा है और इसलिए जो निरपेक्ष ऊंचाई है उसमें वृद्धि होती जाती है। निरपेक्ष ऊंचाई का मतलब है जो वास्तविक ऊंचाई वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऊंचा उठने का काम जारी है लेकिन काटने का काम चल रहा है। अभी अपर्दन जो हो रहा है उसका काम कम हो रहा है। अपर्दन और अपक्षय की जो शक्तियाँ काम कर रही हैं उसका कम प्रभाव है, जबकि उत्थान का काम ज़्यादा है। इसीलिए अब इस वक्त निरपेक्ष उच्चावच सर्वाधिक हो जाता है और नदियाँ जो है लगातार लंबवत अपर्दन करती रहती हैं, जिसके कारण नदियों के जो ढाल हैं वो खड़े हो जाते हैं। इस तरीके के जब नदियाँ यहाँ से बह रही हैं तो ये जो ढाल है, इनको ढाल है ना, ये ढाल कैसे हो जाते हैं? इस तरीके से खड़े या तीव्र ढाल हो जाते हैं। खड़े ढाल वाले भागों का निर्माण हो जाता है। और अब आते हैं नेक्स्ट, गलिक फार्मिंग इंटरकलिंग।
गलीग फार्मिंग इंटरव्यू के अंदर 3 अवस्थाएं बनाई उन्होंने, प्रारंभिक प्रावस्था अ, प्रावस्था ब और प्रावस्था स। तो पहली जो अवस्था है उसमें ये मानते हैं कि उत्थान तो की जो दर है वो अधिक है ना, और निरपेक्ष उच्चावच भी अधिकतम है, निम्नवर्ती अपर्दन भी अधिक है। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एक तो ऊपर उठने का काम तेजी से हो रहा है, नदी को गहरे करने का काम तेज हो रहा है, ठीक है, और नदी का अपर्दन का काम भी तेज हो रहा है। कौन कौन सा? घाटी गहरा, ऊंचाई बढ़ना, है ना, ये सारे काम जो है, और निरपेक्ष ऊंचाई, इन तीनों में वृद्धि हो रही है। ठीक, नेक्स्ट है बी पार्ट, प्रावस्था बी में क्या होता है कि जो निरपेक्ष ऊंचाई, जो उत्थान का काम चल रहा था और अपर्दन, दोनों की गति बराबर हो गई, है ना। मैंने आपको 2 रुपये दिए और आपसे 2 रुपये वापस ले लिए, तो आपके पास भी पैसे नहीं है, मेरे पास भी पैसे नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति है कि मान लो 2 सेंटीमीटर पर्वत ऊंचा उठा और उस 2 सेंटीमीटर को ही क्या किया? अपर्दन कर दिया, अपर्दन के कारकों के द्वारा। तो क्या हुआ? वास्तविक ऊंचाई तो नहीं बढ़ी, बल्कि क्या हुआ? निरपेक्ष ऊंचाई जो थी वो स्थिर हो गई है। पहले बढ़ती हुई थी ना, अब निरपेक्ष ऊंचाई की जो दर है वो स्थिर हो गई। अब उसका उत्थान तो चालू है, लेकिन जितना उत्थान हो रहा है उतना ही उसका अपर्दन हो रहा है, जिसके कारण कि निरपेक्ष ऊंचाई जो है वो स्थिर अवस्था में हो चुकी है, और नदी का जो निम्नीकरण का काम है वो अभी भी चल रहा है। नदी अपनी घाटी को गहरा कर रही है। तीसरी अवस्था में क्या होता है? उत्थान जो था वो लगभग समाप्त हो गया है, ठीक है, और नदी जो है उसकी वास्तविक ऊंचाई कम होने लगती है, क्योंकि अब क्या हो रहा है? जो पहले पर्वतीय भाग था, पहले तो उसका उत्थान हो रहा था और उत्थान के साथ अपर्दन। पहली अवस्था में उत्थान तेज, अपर्दन कम, इसलिए निरपेक्ष ऊंचाई ज़्यादा, है ना बच्चों। दूसरी स्थिति में क्या हुआ? उत्थान और अपर्दन दोनों बराबर, इसलिए निरपेक्ष ऊंचाई स्थिर हो गई है। और तीसरी अवस्था में क्या हो रहा है? निरपेक्ष जो उत्थान था वो समाप्त हो गया, अब उत्थान नहीं हो रहा, अब सिर्फ क्या हो रहा है? अपर्दन। नदी अपनी घाटी को गहरा कर रही है, इसलिए निरपेक्ष उच्चावच में कमी आनी प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी अवस्था, जिसका नाम है आबस्ति झिंडे इंटरकलिंग। तीसरी अवस्था है। तीसरी अवस्था में नदी जो की घाटी जो है उसमें अपर्दन हो रहा है, और ये नदी है बच्चों, जो मैंने एरो का निशान लगाया है, ये नदी है। इस घाटी में नदी बह रही है, तो नदी लंबवत अपर्दन के साथ साथ किनारों को भी काटेगी। किनारे हैं ना, इनको भी काटना प्रारंभ करेगी। ये नदी बह रही है, नदी इनको काटेगी, किनारों को भी काटेगी, इसको भी काटेगी, जिसके कारण क्या हो रहा है कि नदी का निरपेक्ष उच्चावच कम हो गया, किनारे कम हो गए, और नदी के ढाल में कमी आती चली जा रही है। और अब घाटी का गहरे होने की तुलना में क्या हो गया? नदी का चौड़ा होना का काम प्रारंभ हो जाता है, और निरपेक्ष उच्चावच में तेज़ी से गिरावट होने लगती है। अब क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो चुका है और उनकी ऊंचाई में कमी, ऊंचाई से इसको काटा जा रहा है। तो इस प्रकार लगातार ये क्रिया होते रहने के कारण ये जो पर्वतीय भाग है ये यहाँ से कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे, और ये जो पर्वतीय भाग हैं इनका अपर्दन होता, एक जैसे ये हटा, ये गया, ये गया, ये गया, तो ये क्या हुआ? ये पर्वतीय भाग जो है वो समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएंगे। ये था पैंक का मॉडल। पैंक ने अपने मॉडल में बताया
कि जो भाग जिनका अपरदन नहीं होता है, जो कठोर चट्टानें होती हैं, जिसको कि अपने डेविस ने जिनको नाम दिया था इंड्रम्प, तो उनको इन्होंने अपने आप मॉडल में जिनका इंड्रम्प इन्होंने नाम दिया है, जिनका कि अपरदन नहीं होता है। और डेविस का जो पेनिप्लेन था उसको इंड्रम्प कहा, है ना। जो डेविस ने क्या कहा, समतल मैदान जो बन जाता है उसे पेनिप्लेन कहते हैं। और जो पेनिप्लेन के अंदर जो भागों जिनका अपरदन नहीं होता है वह खड़े ढाल की तरह दिखाई देते हैं। वैसे ही इन्होंने अपने कहा कि जो पेनिप्लेन था डेविस का, यानी कि जो समतल मैदान था, उसको उन्होंने नया नाम दे दिया इंड्रम्प अपनी भाषा के अंदर। और इंड्रम्प में जो उबड़ खाबड़ जो पथरीले जिनका अपरदन नहीं होता है उनको इन्होंने नाम दिया इंसेलबर्ग। और डेविस ने इनको जो इंसेलबर्ग को डेविस ने क्या कहा था, मोनाडनाक। ठीक है, तो इस प्रकार से पेंक ने अपने मॉडल को बनाया। जो हालांकि अगर हम अगर पढ़ते हैं पेंक को, तो पेंक विश्व के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जोग्राफर्स में है, जो कि उन्होंने इस मॉडल को दिया था। उन्होंने अपने मॉडल को विकास अवस्था को दिया, ना कि चक्रीय अवस्था को। आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाता है अपरदन वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार डेविस और पेंक के अपरदन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन भी आता है। अगर तुलनात्मक अध्ययन आता है बच्चों, तो आपको डेविस और पेंक दोनों को मॉडल को समझाना है चित्र बना करके, और उनकी आपस में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी उनकी असमानता है वो आप उनको अलग अलग बताएंगे। मैं पूरी PDF आपको शेयर कर रही हूँ, वीडियो आपके सामने है, आप उसको सुनिए, समझें।